आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का दैदीप्यमान सितारा अशोक एक महान सम्राट था। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों एवं 101 पुत्रों का जिक्र है। अशोक की माता का नाम शुभदाग्री था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में अशोक सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान था। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से अत्यंत मेधावी था। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। जरूर पढ़ें सम्राट अशोक के अनमोल विचार। सुशीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में वह अक्षम रहा। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक वहां शांति स्थापित करने में सफल रहा। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही प्रशासनिक कार्यों में सफल हो गया था। जब 273 ईपू में बिंदुसार बीमार हुआ तब अशोक उज्जैन का सूबेदार था। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही वह पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अशोक को पिता बिंदुसार के मृत्यु की खबर मिली। पाटलिपुत्र पहुंचकर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकार से भी बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी था। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे, अतः उनकी मदद से अब 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद 269 ईपू में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। अशोक ने प्रशासकीय क्षेत्र में जिस त्याग, दानशीलता तथा उदारता का परिचय दिया एवं मानव को नैतिक स्तर उठाने की प्रेरणा दी, वो विश्व इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। अशोक ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक सुधार किए और अनेक धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। अशोक अपनी जनता को अपनी संतान की तरह मानता था। उसने जनहित के लिए प्रांतीय राजकों को नियुक्त किया। अशोक के छठे लेख से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो कुशल प्रशासक था। उसका संदेश था योजक चिन्ह। प्रत्येक समय मैं चाहे भोजन कर रहा हूं या शयनागार में हूं, प्रतिवेदक प्रजा की स्थिति से मुझे अवगत करें। मैं सर्वत्र कार्य करूंगा, प्रजाहित मेरा कर्तव्य है और इसका मूल उद्योग तथा कार्य तत्परता है। अशोक की योग्यता का ही परिणाम था कि उसने 40 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। यही वजह है कि सदियों बाद आज भी लोग अशोक को एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं। अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। उसने मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों एवं औषधालयों की व्यवस्था की थी। जरूर पढ़ें शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक जीवनी। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तथा दक्षिण भारत से व्यापार की इच्छा हेतु अशोक ने 261 ईपू में कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध बहुत भीषण हुआ। इस युद्ध में अशोक को विजय हासिल हुई, जिसका विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में अंकित है। विजयी होने के बावजूद अशोक इस जीत से खुश नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में नरसंहार का ऐसा तांडव हुआ जिसे देखकर अशोक का मन द्रवीभूत हो गया। युद्ध की भीषणता का दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि अशोक ने युद्ध की नीति का सदैव के लिए त्याग कर दिया। उसने दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कलिंग की जनता के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाए तथा सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। उसने अपने आदेश को शिलालेख पर लिखवाया। ये आदेश धौली व जोगदा शिलालेखों पर अंकित है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन हुआ और कलिंग युद्ध उसका अंतिम सैन्य अभियान था। अशोक की इस शांति प्रिय नीति ने उसे अमर बना दिया। पढ़ें भगवान बुद्ध की। अशोक ने अपने शासनकाल में बंदियों की स्थिति में भी सुधार किए। उसने वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा का प्रारंभ किया था। अशोक ने राज्य का स्थायी रूप से दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। कलिंग विजय के पश्चात अशोक का साम्राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। नेपाल तथा कश्मीर भी मगध राज्य में थे। दक्षिण में पन्नार नदी तक साम्राज्य विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। अशोक ने धर्म संबंधी अपने सिद्धांत को अपने अभिलेखों में अभिव्यक्त किया है। प्रथम शिलालेख में लिखा है, यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। इसी के साथ अशोक ने माता पिता, गुरु एवं बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार का संदेश भी शिलालेख पर अंकित करवाया। अशोक के धर्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द की वृद्धि करना था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश शिला अभिलेख
धर्म प्रचार के साधन थे। अशोक के अधिकांश संदेश ब्रह्मी लिपि में हैं। कुछ अभिलेखों में खरोष्ठी तथा आमेक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक द्वारा लिखवाए अभिलेखों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: 14 शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख तथा लघु स्तंभ शिलालेख। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तंभ बनवाए थे, उसमें से आज लगभग 19 ही प्राप्त हो सके हैं। इनमें से हमारी संस्कृति की धरोहर अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकार किया गया है। स्तंभ में स्थित 4 शेर शक्ति, शौर्य, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के ही निचले भाग में बना अशोक चक्र आज राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। अशोक में कर्तव्य निष्ठा का प्रबल भाव था। उसने घोषणा की थी कि मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए है जो सभी प्राणियों का मुझ पर है। सम्राट अशोक की मृत्यु की तिथि एवं कारण को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक की मृत्यु 232 पू में हुई थी। इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि राजाओं के इतिहास में अशोक की तुलना किसी अन्य राजा से नहीं की जा सकती है। इतिहासकारों के अनुसार अशोक चंद्रगुप्त के समान प्रबल, समुद्र गुप्त के समान प्रतिभासंपन्न तथा अकबर के समान निष्पक्ष था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के प्रयत्न को अशोक ने पूर्ण किया था। निस्संदेह अशोक एक महान शासक था। उसका आदर्श विश्व की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पूंजी है। अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन मौर्य था। अशोक का अर्थ है बिना शोक का, यानी जिसे कोई देख न हो, कोई पीड़ा न हो। अशोक ने बाद में देवनम्प्य प्यदसी, देवानम्प्य प्यादासी यानी देवताओं का प्रिय और प्रेम से देखने वाला की पदवी ले ली। अपने भाइयों की हत्या, जिसमें सबसे बड़े भाई और बिंदुसार के उत्तराधिकारी सुशीम की हत्या भी शामिल थी, के कारण अशोक का एक नाम चंद अशोक, चंदा अशोका भी पड़ा, जिसका अर्थ है बेरहम या निर्मम अशोक। माना जाता है कि अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या नहीं की और बहुत से भाइयों को, जिसमें तिष्य नाम का एक छोटा भाई भी शामिल था, उन्हें मगध साम्राज्य के कई प्रांतों का बागडोर संभालने को दे दी। 18 साल की उम्र में अशोक को उज्जैन के एक प्रांत अवंती का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। अशोक की पहली पत्नी देवी एक बौद्ध व्यापारी की पुत्री थी, जिससे अशोक को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुए। देवी कभी भी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं गई। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के बाद अशोक की अगला राजा बनने की संभावना बढ़ गई, जिससे परेशान होकर बड़े भाई सुशीम ने राजा बिंदुसार द्वारा उसे 2 साल के देश निकाला दिला दिया। इस दौरान अशोक एक मछुआरे की पुत्री करुणावती से मिला और उससे विवाह कर लिया। इस विवाह से उसे तिवाला नाम का पुत्र हुआ। शिलालेखों में बस इसी रानी का नाम मिलता है। अशोक की प्रधान रानी का नाम असंधमित्रा था, जो एक राज परिवार से थी और अपना पूरा जीवन प्रमुख रानी बनकर रही। हालांकि इस रानी से अशोक को कोई संतान नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन 40 वर्ष का था, जबकि उसके पिता का शासन 25 वर्ष का और मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्ष का था। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ने अशोक को झकझोर दिया और तभी से वह शांति की तलाश में लग गया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपना लिया। माना जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव का उपासक था। अशोक का मानना था कि बौद्ध धर्म सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी हितकारी है, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान, यूनान तथा मिस्र तक भेजे। अशोक का साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, जो उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा माइसोर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। अशोक के शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 50 और वर्षों तक चला। इसके आखिरी शासक का नाम रुद्रक था, जिसे 185 BCE में उसके जनरल पुष्यमित्र संगा ने मार डाला था। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है तथा 4 शेरों वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लम का सम्मान दिया गया है।